तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन को पढ़ने के पहले जो चीज़ें आवश्यक है, पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले कक्षा में आपने रैखिक असमीकाओं को हल करना सीखा था, जहाँ पर 2 चरों वाले और 1 चरों वाले रैखिक असमीका को आपने सरल किया था। 2 चरों वाले रैखिक असमीका को सरल करने के लिए आपने ग्राफी विधि का भी उपयोग किया था। तो इन दोनों विधियों को आपको उपयोग में लाने आना चाहिए। अब बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामन जो चैप्टर है, ये इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो बात है यह द्वितीय विश्व युद्ध की, दूसरे विश्व युद्ध की, जो कि 1939 से 1942 चला था। उस समय ये था कि संसाधन जो थे सीमित थे, जैसे कि सैनिकों की संख्या, गोले बारूद की संख्या, टैंक की संख्या, सब कुछ सीमित थे। तो इन सीमित संसाधनों से वह युद्ध जीतना था। तो इसके लिए लगभग 1000 गणितज्ञों की एक कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने ये थ्योरी इजाद की थी, जिसे ऑपरेशंस रिसर्च का नाम दिया गया था। और ऑपरेशंस रिसर्च का एक सेगमेंट है जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग या रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। तो इस अध्याय में जो हम पढ़ने वाले हैं वो रैखिक असमीकाओं का अनुप्रयोग है, एक तरीके से हम यह कह सकते हैं। और यह जो रैखिक प्रोग्रामन है, ये रियल टाइम अपने हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती है उसको सरल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस अध्याय में हम पहले कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उद्देश्य फलन जिसे कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिसे इष्टतमीकरण ऐसा कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स या कुछ प्रतिबंध या व्यवरोध क्या होते हैं, और फिर उन सब को अप्लाई करने के बाद हमें सुसंगत क्षेत्र या फीजिएबल रीजन किस तरीके से मिलता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मूल बाह्यतम बिंदु प्रमेय क्या होता है, जिसका कि उपयोग हम प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे, जिसमें कुछ बिंदुएं मिलेंगी और उन बिंदुओं के निर्देशांक को हम उद्देश्य फलन में रख करके देखेंगे, और जो आवश्यक उत्तर हमें चाहिए होगा या अभिष्ट हल जो चाहिए होगा वो हमें उससे मिल जाएगा। रेखीय कार्य योजना के जो अनुप्रयोग है उसमें हम मेनली 3 टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें से पहला समस्या है उत्पाद रेखा समस्या, जिसमें कि 2 अलग अलग मशीन या 2 से अधिक मशीनें होंगी और एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित प्रोडक्शन लेगा वह मशीन, और हमको कुछ इस तरीके से घंटे तय करने होंगे जिससे कि उत्पादन अधिकतम हो, या फिर अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो लाभ अधिकतम हो, वह स्थिति हमें ज्ञात करनी होगी। दूसरी समस्या आती है आहार समस्या, जिसपे कि एक डाइट प्लान करना होता है, किन किन आहार को लेने पर हमें मैक्सिमम जो हेल्थ को बेनिफिट देने वाली कॉम्बिनेशन बन सकता है। और अंत में हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम या फिर परिवहन समस्या की, अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए हम किस तरीके से रूट प्लान करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम लागत पर वह जो ऑब्जेक्ट है वह मार्केट तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं यह अध्याय। पहले हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, फिर और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो इस अध्याय में कुछ परिभाषाएं हैं जिसको कि हमें जानना आवश्यक है, और उसकी सहायता से हम आगे अवधारणाओं को, कंसेप्ट को समझ पाएंगे और प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहली परिभाषा है रैखिक प्रोग्रामन या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो दिए गए रैखिक असमीकाओं, जिन्हें हम व्यवरोध भी कहते हैं, उसको संतुष्ट करते हुए एक रैखिक फलन का सर्वोत्तम वांछित मान का अर्थ है या तो वो अधिकतम भी हो सकता है या तो वो न्यूनतम हो सकता है, ज्ञात करने का एक विशेष प्रोग्राम निर्धारण करने की जो विधि है वह रैखिक प्रोग्रामन कहलाती है। तो हम इसे कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि हमें एक फलन दिया गया होगा और कुछ रैखिक असमीकाएं दी गई होगी। उन असमीकाओं को संतुष्ट करते हुए हमें उस फंक्शन या फलन का मान ज्ञात करना होगा, या तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा या फिर अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो हम जो विधि उपयोग करेंगे वह विधि रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग है। दूसरी परिभाषा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यदि रैखिक फलन जो कि ऋणेतर चरों, ऋणेतर का मतलब है नॉन नेगेटिव, जो कि ऋणात्मक नहीं है, यदि रैखिक फलन जो कि ऋणेतर चरों के रैखिक असमीकाओं के समूह द्वारा निर्धारित कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत हो, उसका सर्वोत्तम वांछित मान, अगेन वांछित मान का अर्थ है या तो अधिकतम पूछा जाएगा या तो न्यूनतम पूछा जाएगा, उसे ज्ञात करने की समस्या रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहलाती है।
इसे संक्षेप में LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म LPP ऐसा कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो एक फंक्शन दिया गया होगा जिसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ज्ञात करना होगा, और उसके लिए हमें कुछ शर्तें दी गई होगी। इन शर्तों को ही हम प्रतिबंध कहते हैं, और उन प्रतिबंधों को पूरा करते हुए फंक्शन का या फलन का जो मान हमें मिलेगा वो हमारे लिए सॉल्यूशन होगा। तो जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है जिसे अब सरल करना है, या जो फंक्शन का मान हमें जो ज्ञात करना है, जो दिए गए कंस्ट्रेंट हैं, दिए गए प्रतिबंध हैं, उनको पूरा करते हुए। अब अगली परिभाषा है इष्टतमीकरण समस्या या फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो व्यवहार की ऐसी समस्या जिसमें एक रैखिक फलन का रैखिक असमीकाओं को संतुष्ट करते हुए सर्वोत्तम वांछित मान या सर्वोत्तम वांछित अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण, या तो मैक्सिमम ऑब्टेन करते हैं या फिर मिनिमम ऑब्टेन करते हैं, वह होता है इष्टतमीकरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया गया है और उन असमीकाओं को संतुष्ट करते हुए हम उसके लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि अगेन या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की या तो मिनिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की, तो ये ऑब्टेन करना, ये प्राप्त करना, यही इष्टतमीकरण या फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है। अगली परिभाषा है उद्देश्य फलन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जिसे मैं थोड़ी देर पहले फलन कह रहा था, वही हमारा उद्देश्य फलन है। ऐसे रैखिक फलन जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इष्टतमीकरण, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, किया जाता है, रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। सरल सा अर्थ यह है कि जिस फलन का मान आपको न्यूनतम या अधिकतम ज्ञात करना होता है, वही फलन उद्देश्य फलन कहलाता है। सामान्यतः इसे z इक्वल टू इस तरीके से लिखा जाता है। अगर उदाहरण के मैं लिखूं कि z इक्वल टू 50x प्लस 70y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो ये जो उद्देश्य फलन है z इक्वल टू, यही हमारा उद्देश्य फलन है। अगली परिभाषा है सुसंगत या हल क्षेत्र, फीजिएबल रीजन। रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी व्यवरोधों, ऋणोत्तर चरों के व्यवरोध सहित निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र समस्या का सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक उद्देश्य फलन दिया गया है जिसमें दो चर का उपयोग किया गया है, x और y का, और इसके साथ में कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं जिसे हम व्यवरोध कहते हैं, जैसे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कंस्ट्रेंट को फुलफिल करते हुए जो वैल्यूज आती है वो हमारा फीजिएबल रीजन में ही आएगा। देखिए, x और y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिकली जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसी वैल्यूज मिल सकती है जहां पर x और y दोनों या कोई एक निगेटिव वैल्यू के साथ हमें मैक्सिमम वैल्यू देता हो। चूंकि व्यवहार में यह संभव ही नहीं है कि x और y का मान ऋणात्मक हो, तो उस तरीके से उस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के बाद x और y की जो वैल्यू है कंस्ट्रेंट को फुलफिल करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं या एक रीजन मिलता है जिसमें हमें वह मान मिलता है जो कि पूछा गया है, तो उसे हम सुसंगत हल या फीजिएबल रीजन कहते हैं। सामान्य तौर पर हम एक उदाहरण देखेंगे या आगे प्रश्न देखेंगे कि ग्राफ अगर बना हुआ है, तो लीनियर इनइक्वालिटी रैखिक असमीका है, उसका ग्राफ बना हुआ है और वो एक क्षेत्र के रूप में आता है जिसे हम छायांकित क्षेत्र के रूप में दिखाएंगे। शेडेड एरिया एक आपको दिखाई देगा, और एक या एक से अधिक शेडेड एरिया में जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन क्षेत्र होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल या फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। रैखिक प्रोग्रामन समस्या के दिए गए व्यवरोधों को संतुष्ट करने वाले
चरों के मान का समूह रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल होता है। कहने का मतलब यही है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ में हमें कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं और उन प्रतिबंधों को पूरा करते हुए उस समस्या का या उस फंक्शन का हमें जो मान मिलता है वही रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल है या सॉल्यूशन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या किस तरीके से बनती है? तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में मूलतः 3 अवयव होते हैं। एक है उद्देश्य फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हम z इक्वल टू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा व्यवरोध या ये प्रतिबंध है और एक तीसरा होता है ऋणोत्तर व्यवरोध, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स, जैसा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि x और y दोनों मान ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो ये इन तीनों से जो समूह बनता है वही हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या देता है। तो प्रश्न दिया गया है कि ग्राफ विधि से लाभ फलन p इक्वल टू 200x प्लस 500y का न्यूनतम व अधिकतम मान निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तीसरा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24। ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहली बात ये कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद उचित क्षेत्र का हम चुनाव करेंगे कि कौन कौन से इस कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं और उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहली बात ये कि हमारा जो उद्देश्य फलन है ये दिया गया है p इक्वल टू 200x प्लस 500y। अब इसके बाद जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये नॉन निगेटिविटी को शो कर रहा है। x और y दो चर राशि हैं, इनके मान ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन इनइक्वलिटी जो है ये x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है के संगत समीकरण हम पहले लिखेंगे। इसके संगत समीकरण क्या होगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसको प्लॉट करने के लिए हम इसको रेखा के अंतःखंड स्वरूप में भी बदल सकते हैं या फिर x और y के अलग अलग मान रख करके हम बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करके भी उससे रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों विधियां देख लेते हैं। पहले कि इसको अंतःखंड स्वरूप में बदलेंगे तो क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो क्या मिल जाएगा? x अपॉन 10 प्लस 2y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। इससे आपको क्या मिल जाएगा? x अपॉन 5, इससे आपको मिल जाएगा x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो ये जो रेखा है x अक्ष पर 10 इकाई का और y अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड काट रहा है। तो मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि ये x एक्सिस ये है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर पॉइंट 10 पर मतलब ये 10 0 है और y एक्सिस पर 5 मतलब ये 0 5 है। इन दोनों पॉइंट को मैच करता हुआ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब करते क्या हैं कि इसमें अगर आप x और y के मान रख करके देखेंगे, परीक्षण बिंदु जिसे हम बोलते हैं, अगर आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको लेफ्ट में मिल जाएगा 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो कि इसके लिए असत्य हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि अर्धतल में मूल बिंदु के विपरीत और जो क्षेत्र बनेगा वो इसके लिए सूटेबल होगा।
मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ, जो इनइक्वलिटी को फुलफिल करता हुआ जो क्षेत्र है वो मूल बिंदु से उल्टे ओर बनेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण जो है 3x + 4y इस लेस देन आर इक्वल टू 20 के संगत समीकरण हम लिख लेते हैं। इसके संगत समीकरण क्या मिल जाएगा? 3x + 4y = 24। करना क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है उसको इक्वल टू में बदल देना है, तो उस असमीका के संगत हमें समीकरण मिल जाएगा। पुनः इस समीकरण को हम रेखा के अंतःखंड स्वरूप में बदल लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा? 3x/24 + 4y/24 = 1। तो ये मिल जाएगा x/8, 8 × 24 और ये 4 × 6 = 24। तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, माना कि समीकरण 2 है। अब देखिए ये जो रेखा है ये x अक्ष पर 8 इकाई का और y अक्ष पर 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। अब इसमें देखिए ये x + 2y ≥ 0 था, ये क्षेत्र हमें मूल बिंदु के उल्टी ओर मिला था, मूल बिंदु के विपरीत ओर मिला था। लेकिन ये जो 3x + 4y <= 20 है, यह मूल बिंदु की ओर का एक क्षेत्र मिलेगा। अगर आप इनइक्वलिटी में कोई एक पॉइंट रख करके देखेंगे तो आपको उस तरीके से आप उसको चेक कर पाएंगे। अब करना क्या है कि जो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होता है वो इन दोनों समीकरणों का, ये हमारे पास एक समीकरण, ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये, और ये दूसरा समीकरण ये, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही होता है। या तो अक्षों पर मिलेगा वो प्रतिच्छेद बिंदु, या तो फिर इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जो हमें निर्देशांक प्राप्त होंगे वो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देंगे। तो इस प्रकार हम इन रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे कि रेखा x + 2y = 10 और 3x + 4y = 24 का प्रतिच्छेद बिंदु तो ये हो जाएगा x + 2y - 10 = 0 और ये 3x + 4y - 24 = 0। वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको हल करते हैं, तो ये मिल जाएगा x/2 * -24, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 4 × -10 हो जाएगा। इक्वल टू -y/, x का गुणांक 1 और ये -24, फिर -3 और ये -10, ये इसके बाद 1/, ये यहाँ 1 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4, -3 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये -48 और ये माइनस और माइनस +40। सो x/-48 + 40 इक्वल टू -y/, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -24 और ये +30 इक्वल टू 1/, ये आपको मिल रहा है -2। तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से सरल करने पर हमें कुछ इस तरीके से मिला था। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा x/, ये मिलेगा यहाँ पर आपको -8 और ये मिल जाएगा -6 और ये मिल जाएगा 1/-2। अब x/-8 = -1/2 से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x = 4। देखिए ये इधर आ जाएगा, -8/-2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 8, तो ये x = 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से y = हो जाएगा -6/2 तो मिल जाएगा 3, सो y = 3। तो ये जो हमें पॉइंट मिला है x = 4 और y = 3, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। अब इस प्रकार देखिए कि हमें अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर मूल बिंदु आप देख पा रहे हैं O 0 0 और बिंदु C है जिसको हमने 8 0 लिखा है, और बिंदु D जो है ये 0 6 है। इसी तरीके से बिंदु A 10 0 और बिंदु B का निर्देशांक है
0.5 और इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वो E43 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ग्राफ में तो पहली बार डायरेक्टली ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो इनका सॉल्यूशन है। दूसरा, हमने यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु को वज्रगुणनखंड विधि से सरल किया और आपको यह निर्देशांक मिल गया। अब करना क्या है, A, B, C, D, E इन दोनों ये जितने सारे बिंदुएं हैं वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहे हैं और कौन सा उभयनिष्ठ क्षेत्र है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो बिंदु का निर्देशांक आपको प्राप्त हो रहा है 4-3 जो है वो उस उभयनिष्ठ क्षेत्र में से एक बिंदु है। दूसरा है 0.5 वो भी उस उभयनिष्ठ बिंदु में से एक है और तीसरा है 0.6। ये 3 बिंदुएं हैं जो कि हमें या तो न्यूनतम या तो अधिकतम मान देंगे। तो अब करेंगे क्या, हमारा जो लाभ फलन है, प्रॉफिट फंक्शन है, उस पर हम इन बिंदुओं के निर्देशांक को रख करके देखेंगे और जिससे हमें अधिकतम मान मिलेगा वह अधिकतम बिंदु है, वह बिंदु है जिसमें हमें अधिकतम वैल्यू मिल रहा है। उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू के लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे कि संभाव्य क्षेत्र के शीर्ष बिंदु, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, एक बिंदु है 4-3, दूसरा बिंदु है 0.5 तथा तीसरा जो बिंदु है ये 0.6 है। और हमारा जो फंक्शन है प्रॉफिट फंक्शन P वो x, हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है P वो xy का फलन है जो कि है 200x + 500y। अब हम एक एक करके बिंदु के निर्देशांक को रख करके देखते हैं। पहले 4-3 रखते हैं, 200 और 4 का गुणा और 500 और 3 का गुणा, तो 800 हो गया और ये 1500 हो गया। दोनों को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 2300। इसी तरीके से P 0.5 रख करके देखते हैं ये वाला बिंदु का निर्देशांक, तो 200 × 0 + 500 × 5, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2500। अब तीसरा बिंदु है वो 0.6 है, तो ये 200 × 0 करेंगे और ये 500 के साथ में 6 का गुणा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3000। अब देखिए, इन तीनों में जो न्यूनतम मान है ये आपका न्यूनतम मान मिल रहा है और ये जो मान है यह अधिकतम मान मिल रहा है। किस बिंदु पर? अधिकतम इस बिंदु पर मिल रहा है और न्यूनतम मान इस बिंदु पर मिल रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कि बिंदु 4-3 के संगत लाभ फलन P का न्यूनतम मान 2300 तथा 2300 तथा बिंदु 0.6 के संगत लाभ फलन P का अधिकतम मान 3000 है। और प्रश्न में यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। रेखीय कार्य योजना का अर्थ एवं उसका महत्व। मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कार्य योजना का सामान्य अर्थ होता है कि व्यक्ति अथवा फर्म के द्वारा उत्पादन, विक्रय अथवा अन्य ऐसे ही कार्यों की रूपरेखा तैयार करना जिससे उपलब्ध साधनों का सक्षम एवं वित्तव्ययी उपयोग हो सके। उपलब्ध साधन सीमित होते हैं और उनके प्रयोग करने की दशाएं भी सीमित होती है। उनके अनुकूलतम ढंग से प्रयोग को अपनाने के लिए पूर्व में कोई प्रविधि नहीं थी। रेखीय कार्य योजना वह गणितीय प्रविधि है जिसके द्वारा सीमित एवं विशेष दशाओं में संसाधनों जैसे कि धन, वस्तु, जगह, समय तथा श्रम का अनुकूलतम उपयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों
को प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस रेखीय फलन का अनुकूलतम मान प्राप्त किया जाना है उसे ही उद्देश्य फलन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ले सकते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अगली परिभाषा है अनुकूलतमीकरण, ऑप्टिमाइजेशन। उद्देश्य फलन के विभिन्न रूपों जैसे कि लाभ फलन, लागत फलन, परिवहन व्यय फलन इत्यादि को अधिकतम या न्यूनतम किया जाना होता है। यह उद्देश्य फलन की प्रकृति पर निर्भर करता है। लाभ फलन को अधिकतम या लागत फलन, परिवहन व्यय फलन को न्यूनतम किया जाना होता है। इस प्रक्रिया को ही अनुकूलतमीकरण या इष्टतमीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई एक फलन दिया गया है, लाभ फलन। लाभ फलन का मतलब क्या हुआ कि उस फलन से हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो हम उसका अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। वहीं पर अगर किसी प्रकार का व्यय हो रहा है जैसे कि परिवहन व्यय फलन, तो यह सामान्य सी बात है कि व्यय को हम न्यूनतम करना चाहेंगे। तो इस तरीके से इस प्रकार की समस्याओं में मूलतः दो चीजें होती है, या तो आपको अधिकतम मान ज्ञात करना होता है या फिर न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। तो यही अधिकतम मान या न्यूनतम मान ज्ञात करना ही अनुकूलतमीकरण कहलाता है। अगली परिभाषा है रेखीय प्रतिबंध या व्यवरोध, लीनियर कंस्ट्रेंट्स। उद्देश्य फलन के अनुकूलतम मान जिन प्रतिबंधों के अंतर्गत ज्ञात किए जाने होते हैं उन्हें प्रतिबंध या व्यवरोध कहते हैं। ये एक घातीय व्यंजकों तथा संबंध चिन्ह लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन के द्वारा दर्शाए जाते हैं। एक घातीय होने के कारण इन्हें रेखीय प्रतिबंध कहते हैं। सामान्यतः ये z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में होते हैं। अब यहां पर जो इक्वल टू का साइन है, z इक्वल टू का साइन चिन्ह, उसे हम बदल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। इन चिन्हों से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें अलग अलग प्रतिबंध मिल जाएंगे। अब चलते हैं अऋणात्मक प्रतिबंध या नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। चरों के मान किसी भी दशा में ऋणात्मक नहीं होते, वे शून्य अथवा धनात्मक ही हो सकते हैं। इसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से दर्शाते हैं। अगली परिभाषा है संभाव्य हल या फिजिबल सॉल्यूशन। चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों तथा अऋणात्मक प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, एक संभाव्य हल कहलाता है। संभाव्य हल के उपसमुच्चयों के रूप में उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान देने वाले समुच्चय होते हैं, जो रेखीय कार्य योजना समस्या के अनुकूल हल कहलाते हैं। अनुकूल हल प्राप्त करने की विभिन्न विधियां हैं, जिनमें से ग्राफीय विधि को हम पढ़ेंगे आगे चलकर के। एलपीपी के गणितीय सूत्र की विधि, मेथड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात यह है कि जो समस्या दी गई होगी उसे हमें गणितीय रूप में परिवर्तित करना होगा। अब कैसे परिवर्तित करना होगा उसे हम देखते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि अज्ञात राशियां कौन कौन सी है, x, y, z, a, b, c। आप अपने तरीके से उन चर राशियों को ले सकते हैं, और कितनी चर राशियों का उपयोग करना है वो प्रश्न के अनुसार होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि एक्स वाई पर या जो चर है उस पर लागू होने वाले प्रतिबंधों को प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार रेखीय असमीकरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला स्टेप ये है कि उद्देश्य फलन को दिए गए चरों के रैखिक फलन के रूप में व्यक्त करते हैं।
तो हमने जो दो चर उपयोग किया था एक्स वाई या फिर ए और बी, उसके रूप में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को शो करेंगे या फिर उसके पदों के रूप में हम लिखेंगे। चौथा पद या लास्ट स्टेप ये होगा कि उद्देश्य फलन के इष्टतम मान को प्राप्त करने के लिए अऋणात्मक प्रतिबंध सहित सभी रेखीय प्रतिबंधों को एक साथ लिखते हैं। और उसके बाद हमें जब ये फॉर्मुलेशन हो चुका होगा, जो प्रश्न हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए गए थे, वाक्य के रूप में दिए गए थे, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू और x और y जो हमने दो चर लिए थे, वेरिएबल लिए थे, उसके रूप में, और साथ में जो कंस्ट्रेंट है या प्रतिबंध है उसको भी हमने चरों को उपयोग करते हुए गणितीय व्यंजक के रूप में लिख लिया है। उत्तल बहुभुज समुच्चय, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट। रेखीय कार्य योजना की अधिकांश समस्याओं को सुसंगत हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में एक बहुभुज होता है जो हमेशा उत्तल आकृति का होता है। उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज में होती है। तो ये ए बी सी डी इस तरीके से चार अलग अलग इमेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और इसमें से कोई भी दो पॉइंट को आप ले लो और उसमें स्केच ड्रॉ करो, तो वो कंप्लीटली इस पॉलीगॉन या बहुभुज के अंदर शामिल है, तो वह उत्तल बहुभुज होगा। उदाहरण के लिए ए और बी या एक और दो, ये जो दो इमेज दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो बिंदुएं जो हैं वो पूर्णतः उस बहुभुज के अंदर हैं, तो यह उत्तल बहुभुज होगा। उसी तरीके से सी और डी, ये दो अलग अलग इमेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हमने दो रेखाएं खींची है, इसका कुछ भाग बहुभुज के बाहर है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सी और डी, ये जो दो चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, यह उत्तल बहुभुज नहीं है। मूल बाह्यतम बिंदु प्रमेय, फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। रेखाओं के किसी संख्या के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में स्थित सभी बिंदुओं में से उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान क्षेत्र की सीमा पर स्थित शीर्षों में से केवल एक पर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है उसे ड्रॉ करते हैं, उसके साथ में जो कंस्ट्रेंट्स या प्रतिबंध दिए गए हैं उसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, तो जो उद्देश्य फलन और आपके कंस्ट्रेंट्स या प्रतिबंध हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो जितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं उन मानों को हम उद्देश्य फलन में रख करके देखते हैं, और आवश्यकता अनुसार अगर न्यूनतम मान पूछा गया है तो वह बिंदु जो न्यूनतम मान देगा उसके लिए सॉल्यूशन होगा, हल होगा, और यदि उस फलन का अधिकतम मान पूछा गया है तो उन बिंदुओं में से जो बिंदु का निर्देशांक उस फलन का सबसे अधिकतम मान देगा उसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो बाउंडेड रीजन है, परिबद्ध क्षेत्र है, उसमें जो उद्देश्य फलन है और कंस्ट्रेंट है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट या शीर्ष, जितने शीर्ष हैं उसमें से कोई एक शीर्ष ही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन होगा।